नमस्कार। आप सभी का हिंदी ज्ञान विद ममता यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सभी मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की ये वीडियो नेताजी का चश्मा अध्याय से जुड़ी हुई है और इसके जो रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश जी हैं। उम्मीद करती हूँ कि इसकी व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। पाठ की व्याख्या करने से पहले मैं आपको इस पाठ के जो रचनाकार है उनकी जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। आप अपनी पुस्तक में इसे देख सकते हैं या फिर आप पीडीएफ, अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप अपने फ़ोन में पीडीएफ डाउनलोड करके भी वहाँ से अपने आप भी पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जब देखेंगे तो आपके सामने पूरा इनके विषय में दिया गया है और पाठ भी साथ में जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में समझा देती हूँ। जो इनके रचनाकार हैं वो कौन है, कहाँ से जुड़े हुए हैं और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हमारे समाज में प्रसिद्ध हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालिक कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि समकालीन कहानी यानी जो आज के दौर की कहानी है उसके वे महत्वपूर्ण एक रचनाकार के रूप में हमारे सामने उभर कर आए हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संसाधन उल्लेखनीय हैं। यानी ये सारी जो कहानियों का संग्रह है बहुत ही प्रसिद्ध है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। यानी इनके द्वारा लिखे गए जो उपन्यास है वो बीच में विनय और ईंधन है। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमिक पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है और हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। अब जो कहानी है नेताजी का चश्मा, जिसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा समझाया गया है। आप देख सकते हैं कि पिंक कलर में यहाँ पे गुलाबी रंग के अंदर ये थोड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ लेते हैं। आइए। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। यानी यहाँ पर थोड़ा सा समझाया गया है कि देशभक्ति है क्या। यानी हम देश उसे नहीं कहेंगे कि एक बड़ा सा भूभाग हमारे कब्जे में आ गया तो वो हमारा देश है, बल्कि उस देश में रहने वाले सभी जीव, उस देश की जो स्थलाकृति है, जब उसके प्रति हम अपनेपन का भाव रखते हैं और उसको समृद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस प्रकार का किया गया कार्य क्या कहलाता है, देशभक्ति कहलाती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। यानी जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें यहाँ पर ये पता चलेगा कि कैप्टन जो चश्मे वाला है वो किस प्रकार से अपनी देशभक्ति को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखिए। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि देशभक्ति केवल बड़े ही नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी देशभक्ति में अपना योगदान देते हैं। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा मतलब एक छोटा सा शहर।
कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, सभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, और कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। यानी जब आप पढ़ेंगे तो उस पूरे कस्बे की कहानी नहीं निकल कर आती। यहाँ पर एक छोटे से, जब हम कहानी के अंदर घुसेंगे तो एक छोटे से हिस्से की किसी एक व्यक्ति से जुड़कर कहानी पूरी निकल कर आती है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक छोटा सा कस्बा है, उस कस्बे में एक व्यक्ति की कहानी हमारे सामने आएगी। नगर पालिका का जिक्र हुआ है, यहाँ पर नगर पालिका के काम बताए गए हैं, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि नगर पालिका के ही कुछ अधिकारी थे जिन्होंने शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी की प्रतिमा थी संगमरमर से बनवाकर वहां पर लगवाई थी, चौराहे के मुख्य हिस्से में। आगे बढ़ते हैं कहानी में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को यह ही काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। जब हमने इस पैराग्राफ को पढ़ा तो हमें क्या पता चल रहा है कि उस मूर्ति को बनाने के पीछे किन किन का योगदान रहा और किस प्रकार से इस मूर्ति के निर्माण कार्य को पूरा किया गया। मैं पुनः इन पंक्तियों को दोहरा रही हूँ। देखिए, पूरी बात तो अब पता नहीं, यानी यहाँ पर लेखक लिखते हुए बता रहे हैं कि पूरी बात नहीं पता, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, यानी अच्छे मूर्तिकारों का उनको पता नहीं था, जिन्होंने ये बेड़ा उठाया था कि हम मूर्ति बनवाएंगे और मुख्य चौराहे पे ले जाके उसको स्थापित करेंगे। इसके बारे में नहीं पता था कि अच्छा मूर्तिकार कौन है, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान, और अगर हम अच्छी मूर्ति बनाते हैं तो उस पर लगने वाला पैसा, लागत मतलब कितना खर्च होगा उसमें, उसको उन्होंने कैलकुलेट किया, अनुमान लगाया उपलब्ध बजट से बहुत ज़्यादा होने के कारण। और जब उन्होंने पूरा अनुमान लगा लिया कि मूर्ति में लगने वाला जो सामान है और उसको बनाने के पीछे जो खर्च आएगा वो उनके बजट से बहुत ज़्यादा था, तो काफ़ी समय उन्होंने इस उधेड़-बुन में, ऊहापोह मतलब क्या करें क्या ना करें, जब इस तरह की स्थिति आती है उसको ऊहापोह कहा जाता है। ठीक है, तो जब इस तरह की स्थिति बनी तो वहाँ पे चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा काफ़ी समय, मतलब एक लेटर पास करवाया गया होगा, क्योंकि जब हम शासन का काम करते हैं तो वहाँ पर कोई काम इतनी सरलता से नहीं होता। हम काफ़ी सारे लेटर्स लिखते हैं, हमें ये काम करवाना है, फिर हमें परमिशन मिलती है, तब जाके एक शासन से जुड़ा हुआ कार्य संपन्न हो पाता है। बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को जब ये भी देखा गया कि हो सकता है कि जो शासन में उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा है तो ये काम कहीं रुक ना जाए, तो अपने काम को पूरा करवाने के लिए ही उन्होंने जल्दी में किसी को ये काम सौंप दिया गया होगा कम बजट में। तो कम बजट में ये काम कौन कर सकता था, तो यहाँ पर देखिए अगली पंक्ति में आपको दिखाई देगा, अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए, यानी आप जानते हैं कि स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं है, इकलौता हाई स्कूल है, यानी पूरे उस कस्बे में एक ही हाई स्कूल है और उस हाई स्कूल में एक ही ड्राइंग मास्टर है, और चित्रकला में जो निपुण होगा वही उस कार्य को संपन्न भी कर सकता है। तो यहाँ पे ड्राइंग मास्टर को ये काम करने के लिए दिया गया, और ड्राइंग मास्टर का नाम क्या है यहाँ पर, मोतीलाल जी। ये काम उन्हें सौंप दिया गया और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ ये बताया कि मैं 1 महीने में इस काम को पूरा कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची होगी, यानी मूर्ति कितनी ऊंची थी, 2 फुट थी। और उस मूर्ति में क्या क्या हिस्सा आपको देखने को मिल सकता है,
नेताजी की टोपी से लेकर उनके बटन यानी दूसरा बटन है वहाँ तक का हिस्सा ही मूर्ति में आपको दिखाई देगा। आप चित्र में आगे देख सकते हैं, मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है इनकी। वापस चलते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। कमसीन मतलब जो कम उम्र का होता है, यानी ऐसा लगता है कि उनकी बहुत ही कम उम्र की मूर्ति को वहाँ पे बनाया गया हो, जैसे कि वो नए नए ही फौज में दाखिल हुए हों, फौजी वर्दी में। और उनका चित्र कैसा बनाया गया था कि वो पूरी अपनी फौजी वर्दी में तैनात हैं। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगता है। यहाँ पे आपको बच्चों में बता दूं कि ये दोनों नारे हैं, और ये नारे किनके द्वारा दिए गए थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए थे। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद दिल आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था, और नेताजी को कहीं हम भूल ना जाए, इस दृष्टि से उनकी मूर्ति बनाई गई। हमें स्मरण होता रहे कि हमारे देश की आज़ादी में किन किन महावीरों ने अपना योगदान दिया, किस तरह से अपना बलिदान दिया, वो हम भूल ना जाए, और हमें किस प्रकार से आज़ादी मिली ये हमें हर पल याद आती रहे। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। जब हम उस मूर्ति पर नजर दौड़ाते हैं तो एक बात हमें खटकती थी। वो खटकती क्या थी बात देखते हैं। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। क्या नहीं था? नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। यानी जब पूरी मूर्ति बनी है तो चश्मा भी संगमरमर से बना देना चाहिए था, परंतु वो भी नहीं बन पाया। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। यानी एक सामान्य से साधारण सा चश्मा था, काले फ्रेम वाला, वो मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पे पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित मतलब ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मुस्कान का मतलब कि उनमें जब आश्चर्य से भरा हुआ दृश्य होता है, आप हैरानी दिखाते हो किसी समय को या किसी मोमेंट को लेकर, तो वहाँ पर जब उन्होंने उस स्थिति को देखा, उसको लक्षित किया, उस मूर्ति में देखा कि पूरी मूर्ति तो संगमरमर की है, परंतु चश्मा क्या है? असली चश्मा उनकी आंखों पर लगाया गया है। तो जब वो इस प्रकार का दृश्य देखते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कान भरती है, और मुस्कान कैसी फैल जाती है? कौतुक, आश्चर्य से भरी हुई मुस्कान होती है। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। और उन्हें क्या लगा? ये आइडिया बड़ा ही ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। मूर्ति भले पत्थर की थी लेकिन उस मूर्ति में जान भरने वाला क्या था? रियल चश्मा। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, और इन्हीं बातों को सोचते हुए वो पान खाते हैं और उनकी जीप आगे की ओर बढ़ जाती है। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। जब उस मूर्ति को वो देखते हैं और उसका अवलोकन करते हैं तो वो ये बात पूरे रास्ते सोचते हुए जाते हैं कि उस मूर्ति पर चश्मा कितना ही आकर्षित करने वाला था, और अंत में वो अपने ही मन में सवाल जवाब करते हैं और ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वहाँ के नागरिकों द्वारा किया गया यह प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। सराहनीय मतलब जिससे सहारा जा सके, जिसकी वाहवाही की जा सके। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है। महत्व क्या है? वो मूर्ति इतनी सुंदर या उसके कद पे निर्भर नहीं करता, उसके प्रति लोगों की जुड़ी भावना पे निर्भर करता है। वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की सी चीज़ होती जा रही है। देशभक्ति मजाक की चीज़ होती जा रही है। मतलब क्या है कि मान लीजिए 26 जनवरी आ रही है, तब हम अपने तिरंगे को याद करते हैं, अपने देशभक्ति के लोगों को याद करते हैं जिन्होंने अपना बलिदान दिया था देश को स्वतंत्र करवाने को। 15 अगस्त को याद करते हैं, झंडा लहराते हैं, और अगले दिन उसी झंडे को देखिए कहाँ लोगों के पैरों के नीचे वो दब रहा होता है। एक दिन के लिए हम उसका सम्मान करते हैं, अपने हाथों में लेके उसको लहराते हैं, परंतु अगले ही दिन क्या करते हैं? हम उस झंडे का अपमान कर देते हैं। तो इस तरह से देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति तो हर पल अपने भीतर एक नए जज्बे को लेकर चलती है। आगे बढ़ते हैं।
दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल सकती है। मतलब जब हलदार साहब जी वहां से दोबारा गुजरते तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर देखने को मिलता है। और वो अंतर क्या होता है, जो चश्मे का आकार होता है, जिस तरह का वो चश्मा था, वो चश्मे का रूप बदला होता है। और वो मन में ये कल्पना करते हैं कि देखिए क्या आइडिया लगाया है लोगों ने यहाँ पर, कि कपड़े हम भले नहीं बदल सकते इस मूर्ति के, परंतु हम उसका चश्मा तो बदल ही सकते हैं। और जब वो इस बात को सोचते हैं तो उनमें कौतूहल, एक जिज्ञासा और बढ़ जाती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। जब वो तीसरी बार उसी चौराहे से गुजरते हैं तो वो क्या देखते हैं कि एक नया चश्मा फिर से था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। यानी एक उनका ये आदत, उन्होंने हैबिट अपने अंदर बना ली थी कि वो चौराहे पे रुकते, पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। यानी जब उन्होंने ये बार बार देखा कि बार बार चश्मा बदल जाता है, और फिर उनके भीतर एक प्रश्न उठता है कि वो इसका हल ढूंढे, कौतूहल बढ़ जाता है, जिज्ञासा बढ़ जाती है कि जानने की कि किस तरीके से ये बार बार चश्मा बदल दिया जाता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। और वो पान वाले से ही इससे प्रश्न कर लेते हैं और पूछते हैं कि ये चश्मा क्यों बार बार बदल दिया जाता है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। ये प्रश्न वो पान वाले के सामने रखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एक शब्द है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं बड़ा कर देती हूँ। शब्द है दुर्दमनीय। माफ़ी चाहूँगी, रुक जाइए ज़रा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस शब्द को, इसका अर्थ जो है जिसको दबाना मुश्किल हो। यानी बहुत सारी बातें हमारे मन में बैठ जाती हैं और हम उसका प्रश्न, कोई भी सवाल आपके भीतर जगता है तो आप उसका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो उनका कौतूहल था उसको वो दबा नहीं पाए। उनके मन में ये प्रश्न उठा, क्यों इस प्रकार का हो रहा है, उस मूर्ति के साथ जो चश्मा है बार बार क्यों बदला जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। यानी यहाँ पर देखिए किस तरह से जो रचनाकार हैं उन्होंने उसका रूप रंग है उसको यहाँ पर पूरा व्याख्यात किया है कि जो पान वाला था वो क्या था, उसके मुंह में पान पूरा ही ठुसा हुआ था, यानी भरा हुआ था उसने मुंह के अंदर। वह काला मोटा था, और कैसा था, उसका रंग जो था काला था और वो मोटे आकार वाला था। खुश मिजाज था। खुश मिजाज मतलब उसके मुख मंडल पर एक हंसी और एक मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वे आंखों ही आंखों में हंसा। जैसे ही यहाँ पे हालदार साहब उनसे प्रश्न करते हैं आखिर क्या राज है, चश्मा बार बार क्यों बदल जाता है, तो वो क्योंकि उसके मुंह में पान है इस वजह से बोल नहीं सकता, तो आंखों से मुस्कुराकर वो हंसता है। उसकी टोन थिरकने का मतलब वो जब आप किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं, काफ़ी मोटा, जिसका आगे से पेट निकला हो, कई बार आप टीवी में भी देखते हैं, अपने आसपास लाला को भी देख सकते हैं हंसते हैं, तो उनका जो हंसने से क्या होता है, जो बाहर निकली हुई तोंद होती है वो हिलने लगती है। तो वहाँ पर जैसे ही वो पान वाला हंसता है तो उसकी टोन थिरकने लगती है। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, बत्तीसी मतलब दांत को दिखाकर बोलता है क्या, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है हालदार साहब, कुछ समझ नहीं पाए। यहाँ पे प्रश्न रखते हैं हालदार साहब जी, किसके लिए, पान वाले के सामने। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। और पान वाला क्या समझाता है कि वो चश्मा हमेशा चेंज कर देता है।
क्या मतलब? वो फिर प्रश्न करते कि मैं तुम्हारी बातों को नहीं समझ पा रहा, तो मुझे ठीक प्रकार से इसे समझाओ। क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए थे। कोई गिराक आ गया समझो। गिराक का मतलब यहाँ पर आप जान सकते हैं, ये जो शब्द है आपका, ठीक है, गिराक का अर्थ होता है आपका यहाँ पे ग्राहक को कहा जाता है। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किरदार किधर से लाएगा? किधर मतलब किधर से लाएगा, ठीक है। यानी वो यहाँ पर ये समझाना चाहता है कि जब नेताजी का चश्मा वो नेताजी को पहनाते हैं तो नेताजी पे लगा हुआ जो चश्मा है लोगों को पसंद आता है और वो कहते हैं कि मुझे नेताजी जैसा वाला चश्मा चाहिए, तो वो उसी चश्मे को निकाल कर अपने ग्राहक को दे देता है, उन्हें प्रसन्न करता है और अगली बार वो अपने पास जो रखा हुआ चश्मा है उसे निकाल कर दोबारा एक नया चश्मा नेताजी की आंखों पर लगा देता है, उनकी मूर्ति पे लगा देता है। उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, तो मूर्ति वाले को उसने दूसरा चश्मा पहना दिया और जो मूर्ति वाला चश्मा था वो अपने ग्राहक को उन्होंने दे दिया। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आ गई। जब इतनी बातें वो पान वाला समझाता है तो हवलदार साहब को ये बात समझ में आ जाती है कि चश्मा वाला जो है, कैप्टन चश्मे वाला जो है वो चश्मा बेचता है, लेकिन नेताजी के मुख पे चश्मा ना होने के कारण ये बात उसे कचोटती है। वो नेताजी को चश्मा पहनाता है, लेकिन कोई ग्राहक नेताजी का चश्मा पसंद करता है तो वो उन्हें वो चश्मा दे देता है और नेताजी को एक नया चश्मा पहना देता है। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। यहाँ पर वो निष्कर्ष निकालते, एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है? कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बहुत बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत करना मतलब चोट करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है और वहाँ पर वो ये मानता है कि हमने नेताजी को हमेशा चश्मे में देखा है, बिना चश्मे वाली नेताजी की मूर्ति उसे अधूरी लगती है, उससे चोट करती है उसके दिल पर, उसके मन मस्तिष्क पर, इसलिए वो नेताजी को इस रूप में देखने में असुविधा महसूस करता है। असुविधा मतलब उसको अच्छा नहीं लगता, तब वो वहाँ पे नेताजी को चश्मा पहना देता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसे मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। यहाँ पर हवलदार साहब जी कहते हैं कि बहुत ही अच्छा दिमाग लगाकर जो कैप्टन चश्मे वाला है वो इस काम को अंजाम देता है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? यानी पूछते जब मूर्ति बनाई गई थी क्यों नहीं उनको उनका असली चश्मा पहनाया गया? तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। यानी जब तक हवलदार साहब ने दूसरा प्रश्न किया, उनके प्रश्न करने से पहले ही पान वाला जो दुकानदार था उसने अपने मुंह पे एक नया पान रख लिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वे फिर आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में हंसने का मतलब वो अपनी हंसी को आंखों से दर्शा रहा था। उसकी तोंद थिरकी, मतलब हंसने के कारण उसका जो थुलथुला पेट था वो हिलने लगता है। खत्ते की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी, और पीक का मतलब जो पान उसके मुंह में था वो उसके रस को जो उसके मुंह में बना था उसको थूकता है और मुस्कुराते हुए बोला, मास्टर बनाना भूल गया। और हंसते हुए बोलता है, शायद जो मास्टर को ये काम दिया गया था मूर्ति बनाने का वो चश्मा बनाना भूल गया था, इसलिए यहाँ पर कैप्टन जो है वो इस काम को पूरा करता है। पान वाले के लिए ये एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। यानी पान वाले ने तो इस बात को हंसी हंसी में उड़ा दिया कि उसके पास बजट नहीं था, वो बनाना भूल गया था, लेकिन यहाँ पर जो हवलदार साहब है वो थोड़े चकित होते हैं, यानी हैरान हो जाते हैं। और द्रवित मतलब उनके मन में एक, जब हम किसी के प्रति दुख की भावना को, उसकी दुख को समझने लगते हैं तो हम भी उसके दुख में शामिल हो जाते हैं, तो इस भावना को जब ये वाली कंडीशन आती है तो उसको द्रवित होना कहते हैं। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला
ये तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ हालदार साहब किस तरह से इन बातों से मूर्ति बनवाने वाले जो मोतीलाल जी थे उनके बारे में कल्पना कर रहे हैं कि क्यों मूर्ति को चश्मा नहीं दिया गया होगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कहानीकार हैं स्वयं प्रकाश जी हैं, वो किस तरह से पूरी बात को व्यंग्यात्मक रूप में हमारे सामने रखते हैं और ये समझाते हैं कि चश्मा जब बनाने की बात आई होगी तो चश्मा उन्होंने सोचा हम कांच वाला ही चश्मा देंगे, लेकिन कांच वाला चश्मा कैसे देंगे? हो सकता है बनाने में असफलता प्राप्त हुई हो, और अगर कहीं नेताजी को कांच वाला चश्मा दिया गया हो और वो पारदर्शी हो, सब कुछ स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा हो, तो कहीं नेताजी को ये दुख ना हो, ये दर्द उनके भीतर ना समा जाए कि आज हमारे देश की हालत क्या हो गई है, किस प्रकार के हमारे देश के नेता भ्रष्टाचारी लोग हमारे देश को खोखला करते जा रहे हैं, यहाँ के लोगों का किस तरह से दमन शोषण किया जा रहा है। इन सब बातों को सोच के ही शायद मास्टर जी चश्मा बनाना भूल गए और उन्होंने ये चश्मा ना बनाया हो। ये बातें यहाँ लिखी नहीं गई है, लेकिन मैं कल्पना करके और जो यहाँ पे रचनाकार हैं उनकी भावना को समझ के ये अर्थ यहाँ पर रख रही हूँ। आगे बढ़ते हैं। हालदार साहब को ये सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कौतुक, आप इसके अर्थ को हमेशा याद रखेंगे, जहाँ पे जिज्ञासा जानने की इच्छा भरी होती है उस शब्द को यहाँ पर कौतुक से हम देखते हैं। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वे जीप की तरफ चले, फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? यानी उन्होंने सोचा कि जो एक मूर्ति के प्रति इतनी देशभक्ति की भावना रखता है, हो ना हो वो देशभक्ति के लोगों के साथ ज़रूर जुड़ा होगा, तभी तो उसमें इतनी देशभक्ति की भावना आई है। और इन्हीं प्रश्नों को लेकर वो फिर से ये सारे सवाल रखते हैं। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथों को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। यानी जैसे ही यहाँ पर हालदार साहब ने ये नया प्रश्न उनके सामने रखा तो वो पान खाने ही जा रहा था। उसने अपने पान को मुंह में रखने से पहले पान को अपने मुंह से 1.5 इंच ही दूर रखता है और ध्यान से हलदार साहब को देखता है। फिर क्या कहता है? फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई। बत्तीसी दिखाना मतलब वो मुस्कुरा देता है और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। यानी जो कैप्टन था वो लंगड़ा था, पागल है वे पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। यानी अगर आपको वो इतना ही अच्छा लग रहा है, उसके काम को आप इतना ही सराह रहे हो, तो आप उसका एक फ़ोटो अखबार में निकलवा क्यों नहीं देते हैं। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। यानी आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में देश के लोगों के प्रति सम्मान की भावना रखते हैं तो लोग उसे पागल कहते हुए निकल जाते हैं। तो हलदार साहब जब देखते हैं कि एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है तो उनको ये बात बहुत ही कचोटती है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक मतलब जहाँ पर आप गूंगे बन जाओ, कुछ जवाब ना निकले आपके मुंह से, उस कंडीशन को कहा जाता है। यानी वो बिल्कुल चुप हो गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकशी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। यानी एक दुकान बंद हो गई थी, उसी दुकान के सहारे वो वहाँ पर अपने उस बांस के डंडे में लगे हुए चश्मों को खड़ा करता है। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। और वो कैसा बंदा है? फेरी वाला बंदा है जिसकी अपनी कोई प्रॉपर दुकान भी नहीं है। वो घूम घूम के गलियों में या फिर गलियों के बाहर एक आसरा ढूंढ के वहाँ पे 5-10 मिनट खड़े होकर अपने चश्मे को बेचता था। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। यानी उस चश्मे वाले को कैप्टन नाम देना भी उनके लिए बड़ा ही अचंभा था। और वो फिर उनके मन में एक नया प्रश्न उभर कर आता है कि इस व्यक्ति को कैप्टन क्यों कहा जा रहा है, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पान वाले ने, पीछे आपने पढ़ा होगा लाइनों में कहा गया था पंक्तियों में, कि वो खुद ही आ रहा है, जो भी आपके सामने सवाल जवाब है आप उससे खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हलदार साहब को ये पहले ही भनक लग गई थी कि वो अब नए सवालों का जवाब देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हलदार साहब जीप
में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पे बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। यानी इस तरीके से चश्मे का बदलना और वो भी नए नए चश्मों का उस पर लगना, हवलदार साहब इन सारी बातों को 2 साल तक देखते जा रहे थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, यानी उन्हें आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 साल बीत गए थे और उनकी ज़िंदगी धूल से भरी हुई थी। यानी वो काम में इतना व्यस्त थे कि 5 मिनट भी शायद उस मूर्ति को नहीं प्रॉपर तरीके से खड़े होकर देख सकते थे या उसके पास अपना समय बिता सकते थे, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये ज़रूर रहता था कि मैं उस मूर्ति पे चश्मा देखकर ज़रूर जाऊं। तो वो अपने काम से लौटते समय ज़रूर उस चश्मे को देखते हुए जाते थे और वो चश्मा देखने भर का क्षण उनके भीतर एक कौतूहल और खुशी का संचार करके जाता था। आगे बढ़ते हैं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पे कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी एक बार वो जो निकले तो मूर्ति के चेहरे पे कोई चश्मा नहीं था और आसपास की दुकान भी बंद थी और खासकर पान वाली की दुकान बंद थी, जिससे वो पान लेते और पूछते कि आखिर आज मूर्ति के चेहरे पे कोई चश्मा क्यों नहीं है। ये बात पहले दिन की थी। अगली बार जब वो फिर मूर्ति को देखते हैं और उस पर कोई चश्मा नहीं था तो हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसके पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। जैसे ही पान वाले ने ये शब्द कहा कि कैप्टन मर चुका है, हवलदार साहब के मुख के अंदर या उनके मस्तिष्क में अब नया प्रश्न बिल्कुल नहीं था। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पे चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। यानी कैप्टन का मर जाना उन्हें थोड़ा अखर रहा था और वो सारी बातों को सोचते हुए देखिए यहाँ पे कहते भी हैं कि बार बार उनके मन में यही प्रश्न उठता है कि जो लोग देश के लिए अपने परिवार तक के जीवन को भी त्याग देते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं और देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, उन लोगों के ऊपर यही देशवासी हंसी मजाक करते हैं, वो इनका सम्मान नहीं करते हैं। उन्हें इस बात का बहुत ही दुख होता है और इन्हीं बातों को सोचते हुए वे कस्बे से गुजर जाते हैं और 15 दिन बाद उस कस्बे में आते हैं। और कस्बे में घुसने से पहले वो ये विचार करते हैं कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी। यानी कस्बे में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके भीतर दिल है, वो भले ही सुभाष की उस प्रतिमा है उसका सम्मान करेंगे, परंतु कभी भी सुभाष के आंखों पे चश्मा शायद नहीं लग पाएगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया है और कैप्टन मर गया। यानी मास्टर तो बना नहीं पाया, वो भूल चुका था और जो कैप्टन अपनी जो चश्मे की दुकान थी उसमें से चश्मा निकाल कर सुभाष जी को पहनाता था, आज वो भी मर चुका है, तो वो भी कार्य अब पूरा नहीं हो पाएगा। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं और मन में प्रण लिया, ये निश्चय किया कि वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकेंगे, कोई पान नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे वहाँ से निकल जाएंगे। ये निकलने के लिए सारी बातें सोचते हुए उन्होंने अपने ड्राइवर को भी ये बात की चेतावनी दे दी कि चौराहे पर आज रुकना नहीं और आज काम बहुत है, पान कहीं आगे जाकर खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको और उनकी आंखें जो मजबूर थी चौराहे की तरफ अपने आप ही पहुंच जाती है।
जब वो मूर्ति की तरफ देखती है तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उनकी चीख निकल जाती है और वो अपने ड्राइवर को क्या बोलते हैं, रोको। जीप स्पीड में थी, यानी जिस जीप में बैठे थे उसकी काफ़ी स्पीड थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे, क्योंकि जब गाड़ी गति में होती है और एकदम से ब्रेक लगाया जाता है तो उसमें एक प्रकार का घर्षण होता है और ध्वनि भी तेज होती है। जब इस तरह का पूरा माहौल होता है तो आसपास के लोग रुक जाते हैं और जीप की तरफ देखने लगते हैं। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। यानी अभी जीप पूरी रूप से रुक भी नहीं पाई थी और उनके कदम जो थे वो मूर्ति की तरफ आगे बढ़े और वो तेज तेज कदमों को बढ़ाते हुए मूर्ति की ओर लपकते हैं, यानी उसकी दिशा की ओर बढ़ते हैं। उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सावधान की अवस्था में वो खड़े हो जाते हैं, जैसे मानो कि वो एक प्रकार का सम्मान मूर्ति के प्रति रख रहे हों। मूर्ति की आंखों पर सरगंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था और वो क्या देखते हैं कि आज उस कैप्टन द्वारा नहीं, किसी के द्वारा वहाँ पे सरकंडे से बना हुआ चश्मा रखा हुआ था और उन्होंने माले जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक है। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यानी नेताजी की मूर्ति पे जैसे ही चश्मा लगा तो उनके मन में उस मूर्ति को देखकर उनको रोना आ जाता है। क्यों रोना आता है? क्योंकि उनके भीतर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का देशभक्ति से जुड़े हुए लोगों के प्रति एक सम्मान की भावना थी, जिसे वो नकार नहीं पा रहे थे। आप देखेंगे जब अध्याय आप पढ़ते हैं तो कैप्टन का जो नेताजी के प्रति सम्मान था वो देखते हैं कि नेताजी को बिना चश्मे के वो कैप्टन वाला नहीं देख पाता, वो चश्मा उन्हें पहना देता है। तो इस प्रकार की भी देशभक्ति की भावना उन्हें उस मूर्ति के प्रति, उस कैप्टन वाले के प्रति कौतुक की दृष्टि को उनके भीतर जगा देती है। तो यहाँ पर जो हवलदार साहब है वो वही अपनी बातों से या उनके आसपास का जो माहौल पूरा बना है वो यही दर्शाना चाहते हैं। स्वयं प्रकाश जी इन चरित्रों के माध्यम से हमारे सामने ये रखना चाहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि हम आर्मी में ही भर्ती होकर देश की रक्षा कर सकते हैं या देश की रक्षा जो लोग कर रहे हैं उनका सम्मान दे सकते हैं। ऐसा नहीं है। हम किसी न किसी रूप से जब हम अपनी देश की मिट्टी का सम्मान करते हैं, देश के एक एक पेड़ों की रक्षा करते हैं, देश के एक एक नागरिक की किसी न किसी रूप में जब हम उसको सुरक्षा देते हैं, देश के सम्मान के लिए आगे खड़े होते हैं, तो वो हमारी देशभक्ति कहलाती है। केवल एक फौज में भर्ती हो जाना ही देशभक्ति नहीं है या अपने आप को ख़त्म कर देना ही देशभक्ति नहीं है। आप देशभक्ति में मर मिटने वालों का भी सम्मान करते हैं और देश की एक एक वस्तु का सम्मान करते हैं, उसके संरक्षण का दावा करते हैं, उसको सुरक्षित रखने का पूरा विचार अपने हृदय में लेके चलते हैं, वो भी आपकी देशभक्ति है। तो जहाँ पर वो देखते हैं कि वो मान लिए थे, मन में ठान लिए थे कि अब उस मूर्ति पे कोई चश्मा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो चश्मा देखते हैं उनके मन में, उनके हृदय में एक छोटी सी आस जगती है और उनकी आंखें भर आती है और वो भावुक हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई दुविधा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम रखती हूँ। धन्यवाद।